आप सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। और आज का जो टॉपिक है वो है किसानों के ये 3 कानून। क्योंकि बहुत से लोग जो सरकार के पक्ष में हैं या बहुत से लोग जो किसानों के पक्ष में हैं, उनको इनके धाराओं के साथ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरह से डिटेल में नहीं पता हैं। हो सकता है कि आज का सेशन में मैं भी कुछ छोड़ दूं मैटर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो डाल सकते हैं कि ये मैंने छोड़ दिया। मेरा मकसद इन बिलों के अंदर जो कमी है उनको उजागर करना है, क्योंकि एक्चुअली अगर सही तरीके से इनको इम्प्लीमेंट किया जाता तो इनको संसद में पेश किया जाता, 2 महीने पहले, महीना भर पहले सांसदों को दिया जाता। सांसद अपने एरिया में किसान संगठनों से बात करते, मंडी में आड़तियों से बात करते, खेती से जुड़े हुए दूसरे व्यापारी जितने हैं, क्योंकि अपने देश में करीब करीब 40 से 50% रोजगार सीधा सीधा खेती से जुड़ा हुआ है। तो जो रोजगार सीधे सीधे इनसे जुड़े हुए हैं उन लोगों से बात करते। उस बातचीत के बाद जो उनके परामर्श आते, जो उनके सुझाव आते, उन सुझावों को फिर वो इसमें इंक्लूड करते, और जब इनमें इंक्लूड करते तो उसके बाद संसद में फिर बहस होती, जो इनमें कमियां होती वो कमियां दूर होती, और उसके बाद ये लोकसभा में पास होता। उसके बाद राज्यसभा में जाकर के राष्ट्रपति की मंजूरी इनको मिलती। अब चूंकि संसद चल नहीं रही थी तो उस दौरान में ये ऑर्डिनेंस के जरिए लाए गए, और क्योंकि ये एक स्टेट मैटर था, एक्चुअली स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट सब्जेक्ट है खेती, लेकिन कहीं एक संविधान के अंदर प्रावधान था कि केंद्र भी बना सकता है इसमें कानून। तो सरकार ने अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, और महामारी के दौरान, क्योंकि संविधान में ये मेंशन है कि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं देश के अंदर तो ऑर्डिनेंस के जरिए जो है हम अध्यादेश के जरिए कोई कानून ला सकते हैं। और अगर कोई सदन का मेंबर यानी कोई पार्लियामेंट का मेंबर अगर अपनी सीट पर नहीं बैठा हुआ है उस दौरान, तो ध्वनि मत से पास करना माना जा सकता है और उसको पास माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि महामारी में ये सारी चीज़ें यूज हो सकती थी, यानी कि ये लागू थी। तो केंद्र बना भी सकता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन भी थी, स्पेशल सिचुएशन क्योंकि महामारी का नाम आया हुआ है, और कोई भी अपनी सीट पर नहीं बैठा है क्योंकि महामारी में प्रोटोकॉल ही ये बनाया कि एक सीट छोड़कर बैठना है। तो प्रधानमंत्री के अलावा पूरे सदन में कोई भी अपनी सीट पर नहीं बैठा था। तो इसलिए कानूनी प्रावधान ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अगर कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो हम इन कानूनों को असंवैधानिक करार नहीं दे सकते, हम इनको गलत करार नहीं दे सकते। इसका मतलब इन कानूनों के अंदर क्या कमी है वो डिस्कशन के द्वारा ही किया जा सकता है। अब चूंकि ये कानून कोई भी बनता है तो इन कानूनों के अंदर मैं आपको तीनों कानून बता देता हूं। ये आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो अमेंडमेंट एक्ट है एक्चुअली, जो 1955 में था हमारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसी के अंदर इन्होंने संशोधन किया है। दूसरा ये फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट है। और तीसरा द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ये तीसरा एक्ट है। तो ये तीनों एक्ट मेरे पास हैं। मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जब आप किसी से बहस करते हैं, या कोई भी आदमी जो सरकार के पक्ष में है या इन कानूनों के पक्ष में है। मान लीजिए किसी को यह लगता है कि इन कानूनों में ऐसी बातें हैं लिखी, अगर वो किसान के पक्ष में चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो कोई बड़ा एहसान नहीं किया सरकार ने, क्योंकि हमने उनको बिठाया ही इसलिए है कि वो हमारे लिए कानून बनाए, हमारी सुविधा के लिए और हमारे अच्छे के लिए। बट कुछ चीजें जो हमारे अच्छे के लिए नहीं है तो उन पे हमारा ऑब्जेक्शन उठाना बनता है। तो मूल भावना होती है कानून की एक आत्मा होती है कि हमारा असली मकसद क्या है। वो असली मकसद अगर हमें पता लग जाए तो, और अगर वो असली मकसद में ही कुछ कमी है तो उस केस में उन कानूनों का रद्द होना ही एकमात्र मांग मानी जा सकती है। अब यहां सरकार को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ये 3 कानूनों की मांग अगर इनकी किसानों की मान ली और एमएसपी पे कानून बना दिया तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में लोग खड़े हो जाएं और जितने भी इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए कानून बनाए हैं,
फिर लोग इनके लिए भी मांगने लग जाएं कि इनको भी वापस लो। तो इसलिए डरी हुई है सरकार कि हम इनको नहीं मानेंगे, हम इनको नहीं मानेंगे। और किसान अपनी बात पर अडिग हैं, उनको ये मालूम है कि ये कानून इनके मतलब उनकी कफन में आखिरी कील होगी, तो इसलिए उनकी खेती को बचाने के लिए, अपनी फसलों को, अपनी नस्लों को बचाने के लिए वो 10.5 महीने से बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 700 से ज़्यादा किसानों की हत्या कर दी है इन कानूनों ने। वो किसी बीमारी से नहीं मरे, वो वहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा दुख होने की वजह से डिप्रेशन में, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी का हार्ट अटैक, और इस तरह से उन लोगों की मौत हुई है। तो मैं इन कानूनों को लाने वाले इंसान को ही उनकी हत्या का जिम्मेदार मानता हूँ। दूसरा, अब इन कानूनों की एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जो इनकी कमियां हैं मैं वो बता देता हूँ। आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके बाद उन सवालों को अपने को लिखिए। मैं उसके बाद एक वीडियो और बना दूंगा जो आपके सवालों के जवाब के लिए होगी, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ऐसा कई बार संभव नहीं हो पाता कि आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आए हुए हैं उनके मैं जवाब दे पाऊं। अगर सीरियस डिस्कशन करना है तो वो आप डाल सकते हैं। अगर मतलब अगर आप IT सेल के आदमी हैं और आपको सिर्फ बकवास करनी है, फिर आपकी प्रोफाइल देख के ही पता चल जाता है। या तो किसी भगवान की फोटो होगी, या किसी बच्चे की फोटो होगी, या किसी बुजुर्ग की होगी, खुद की फोटो नहीं होगी। जिंदगी का कोई प्रोफाइल वहां लिखा नहीं होता, कुछ भी शेयर नहीं किया होता। 5-5 साल 4-4 साल पुराने अकाउंट होते हैं, उसमें सिर्फ फोटो शेयर की होती है, या फिर प्रोफाइल लॉक्ड होता है। और भगवानों की या मोदी की, जय श्री राम, हिंदू, भगवा, ये बकवास मिलती है फर्जी अकाउंट की। तो वो सबको मालूम है कि ये फर्जी अकाउंट है, उसका जवाब देना कुछ बनता है नहीं है। तो अभी हम इस पे आते हैं। द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 पे आएंगे अगर, तो इसमें मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें बताऊंगा। इसका सेक्शन 2 है जिसके अंदर बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज थी पहले, जो 1955 में जो एक्ट बना था, 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में से हम वो सारी चीजें निकाल रहे हैं जो खाने के लिए और जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। यानी अब सरकार उनको आवश्यक नहीं मानती। क्यों? क्योंकि अगर वो आवश्यक वस्तुओं में शामिल हैं तो सरकार उनके स्टॉक, उनके कितना भंडारण करेगा कोई, और उसकी कीमत कितनी होगी और आम आदमी की पहुंच में होगी कि नहीं, ये तय करती है। यानी सरकार फिर उन लोगों के ऊपर अंकुश लगाती है जो जरूरत से ज्यादा भंडारण कर लें। भाई अगर पूरे गांव का खाना एक आदमी स्टोर कर ले तो गांव कहां से खाएगा? अगर बाहर से लेकर आने का अगर नहीं है इंतजाम, और बाहर से अगर इतना महंगा पड़ता है, तो फिर वो वहां सस्ता पड़ेगा अगर, तो मजबूरी हो जाएगी लोगों को उसी से खरीदना। फिर वो अपने मनचाहे दामों में बेचेगा। यानी बाहर अगर 50 रुपए किलो आपको गेहूं मिल रहा है, तो वहां अगर वो आपको 48 भी देगा तो आपको लेना पड़ेगा। और उसने अगर हमसे 15 रुपए खरीदा था या 20 रुपए खरीदा था, तो भी आपको 48 रुपए में वो लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से सरकारों ने ये प्रोविजन किया हुआ था, ऐसा प्रबंध किया हुआ था इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर, कि जरूरत से ज्यादा कोई स्टॉक नहीं कर सकता। और एक लिमिट रखी हुई थी कि अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो अपनी एक्सपोर्ट लिमिट का इतना पैसा, इतना % तक आप स्टॉक रख सकते हैं, बाकी खरीदते रहिए और एक्सपोर्ट करते रहिए। FCI से खरीदना पड़ता था। FCI के पास अपने देश के 2 साल का भंडारण रहा करता था, और पहले अभी FCI ने खरीदना बंद कर दिया है। यानी अपने देश के पास आने वाले टाइम में अगर अनाज पैदा नहीं होता है तो उसके लिए हो सकता है स्टॉक हो ही ना, और अगर हो तो सिर्फ साइलोज में मिलेगा। अंबानी के पास, जो अंबानी और अडानी के स्टोरेज हाउसेज है, सिर्फ वहां मिलेगा। तो वो अपनी मर्जी का अनाज आपको देंगे। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि जितने भी फूड स्टफ्स हैं, इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, पोटैटो, अनियन, एडिबल ऑयल, सीड्स एंड ऑयल्स, और जितने भी और बाकी चीजें हैं, यानी खाने की जितनी चीजें हैं, इसमें आलू भी है, प्याज भी, तेल भी, तेल के पदार्थ भी, जैसे सूरजमुखी वगैरह, कोकोनट वगैरह एंड ऑल, और दालें और अनाज, गेहूं, चावल, ये सब जो है अब कोई भी आदमी कितना ही भी स्टोर कर सकता है। अब ये कितना ही भी स्टोर कर सकता है में भी एक लोचा है, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि आगे इसी के अंदर ये कहा है कि सरकार जो है
अच्छा देखो, कमाल की बात क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसी इसमें सब सेक्शन के अंदर, यानी कि सेक्शन 2 के 1A के स्मॉल a वाले सेक्शन में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन, यानी कि इनकी जो कीमत है, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई मे बी रेगुलेटेड, मे बी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कानून में, मे बी और शेल। अगर मे बी का मतलब है कंट्रोल कर सकती है, शेल करेगी, तो यानी सरकार ये कह रही कर सकती है अगर वो करना चाहे तो। मे बी रेगुलेटेड अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस, यानी इन चीजों की कीमत जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में, कौन सी कंडीशन है, जैसे वॉर है, अगर सूखा है, फेमाइन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइस है, बहुत ज्यादा प्राइस राइस हो जाए। प्राइस राइस का भी इन्होंने अगले बी सेक्शन में दिया हुआ है। बी का फर्स्ट पार्ट कहता है कि अगर जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का दुगने तक रेट हो जाते हैं, यानी कि हॉर्टिकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें अगर कीमत, जो इनिशियल कीमत थी साल की, और उसी साल में वो डबल हो जाती है, मान लो अगले ही महीने उसकी कीमत डबल हो जाएगी, तो सरकार कहेगी अब आप इससे आगे नहीं बढ़ा सकते कीमत को, यानी दुगने तक आप बढ़ा सकते हो जितना मर्जी। और जो रिटेल प्राइस ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ है, यानी अनाज, दाल एंड ये, उसका 1.5 गुना तक जब कीमत हो जाएगी तो आप नहीं बढ़ा सकते हैं उसकी कीमत को 1.5 गुना तक, यानी आप एक साल में एक चीज की कीमत 1.5 गुना तक बढ़ा सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक पहले साल आपने किसान से 20 रुपए किलो अनाज खरीदा है, तो उसी साल में आप उसको 30 रुपए किलो तक बेच सकते हैं, 29.99 रुपए तक आप उसको बेच सकते हैं। आपको अगले साल जो आपका ये 29 रुपए होगा, ये बेस प्राइस मान लिया जाएगा, पिछले 12 महीनों का जो प्राइस था उसको 12 महीने वो प्राइस मान लिया जाएगा, और अगले साल इसका 1.5 गुना, यानी 30 का 45 रुपए तक आप चाहे अगले दिन से बेचना शुरू कर दो अगले साल के। ये इसके अंदर बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है। वो भी ये कहा है कि उसमें ये नहीं कहा कि सरकार इन दामों के ऊपर रेगुलेशन लगाएगी, ऐसा नहीं कहा है, सरकार लगा सकती है, यानी अगर पब्लिक का प्रेशर आया तो लगाएगी, अदरवाइज जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं ये अपनी कीमतों को। ये बकायदा कानून में लिखा हुआ है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, आप कानून को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कानून की भाषा नहीं समझ आती तो कोई भी वहां आपके आसपास हो वो इस मे बी और शेल का मतलब समझ ले, मे बी रेगुलेटेड का और शेल का। इसके अंदर जो दूसरी चीज लिखी हुई है वो ये लिखी है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिसके लिए किसान लड़ रहे हैं, जिनको ये बात समझ में आई हुई है, वो ये है कि प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू अ प्रोसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस if the stock limit of such person does not exceed the overall ceiling of installed capacity of processing or the demand for export in case of an exporter। इसका मैं आपको सीधा मतलब बता देता हूं। अगर आप वैल्यू चेन पार्टनर हो, यानी जैसे रिलायंस ने ये बना रखे हैं, अपने रिटेल स्टोर बना रहे हैं, और अभी खट्टर साहब हर हित स्टोर भी खोले हैं, रिलायंस के लिए ही खोले हैं, वो भी क्लियर है। और जो प्रोसेसर है, अगर कोई अपनी प्रोसेसिंग की यूनिट है उसकी, अगर वो अपना स्टॉक लिमिट उसने बना रखा है, जैसे ये साइलोज बने हुए हैं, तो साइलोज भरने तक आप उसको रोक नहीं पाएंगे। और अगर डिमांड आई हुई है एक्सपोर्ट के लिए, यानी अगर मान लो 2 लाख मीट्रिक टन, ये मैं आपको बता रहा हूं वैसे आंकड़ा, 2 लाख मीट्रिक टन हमारे भारत की पैदावार होती है हर साल। पिछले साल 2 लाख मीट्रिक टन थी, इस साल 1 लाख मीट्रिक टन हुई है, यानी आधी पैदावार हुई है। बहुत सारी जगह पे सूखा रहा है, बहुत सारी जगह बाढ़ रही है, जैसे आजकल महाराष्ट्र के अंदर इतना पानी है कि वहाँ मतलब अगली फसल बोने के लिए नहीं है। ये कमाल है हार्प टेक्नोलॉजी का, HAARP, यानी अगर किसान ये कानूनों को वापस ले भी लेते हैं तो भी हमारे इनके पास, इन लोगों के पास, किनके पास, जो इस पूरे गेम के मालिक हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको कंट्रोल कर रही है, चाहे रॉकेफेलर है, चाहे इसमें जैकब रॉथस्चाइल्ड है, चाहे इसके अंदर बिल गेट्स है, गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन है, वेलकम ट्रस्ट है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यूनाइटेड नेशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, WHO को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और
मतलब आप समझ सकते हैं इस पूरे के पूरे खेल को। तो उन लोगों ने क्या किया हुआ है कि उन लोगों ने हाथ बनाया हुआ है कि वो जहां चाहेंगे वहां मनमर्जी का मौसम भी बना सकते हैं। यानी अगर किसान अगर जागरूक नहीं हुआ तो, और ये एक बिल वापस ले भी लिए, तो आपकी फसल को अगर पानी चाहिए तो आपको ट्यूबवेल के कनेक्शंस नहीं देंगे, बिजली क्योंकि प्राइवेटाइज हो रही है तो बिजली नहीं देंगे आपको। फिर आप क्या करेंगे, डीजल के प्राइसेस इतने हाई पे ले जाएंगे तो आपको सोलर पे जाना पड़ेगा, तो आपको सब्सिडी भी नहीं देंगे, तो आपको अडानी को भी आप सपोर्ट कर रहे हो। यानी बेसिकली आपको घूम फिर के आपको जबरदस्ती इस तरह से बंधक बनाया जाएगा कि आप इनके आदेश को मानो ही मानो, किसी भी हाल में आप इनके साथ विरोध ना कर पाओ। ये पूरी की पूरी इस तरह की कोशिश करेंगे। बट फिर भी इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस पॉइंट को समझिएगा कि वैल्यू चेन पार्टनर्स को ये कुछ नहीं कह सकते। यानी कि अगर आपने कट्टे में सील करके सीलिंग लगा के उसके ऊपर मार्का लगा दिया है, अगर आपने पॉलिथीन में पैक कर दिया है और आप उसने कहा है कि हम ये बेचने के लिए लगा रहे हैं, तो सरकार उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकती। देश में अगर युद्ध आया हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है और देश को अनाज चाहिए मान लो, तो सरकार ने इस कानून में प्रोविजन लिखा है कि इन लोगों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। जिसके पास खुला अनाज होगा वो सरकार जब्त कर सकती है। उस केस में स्टॉक के ऊपर पाबंदी लगा सकती है, ये इसमें लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि अगर सरकार को स्टॉक पे पाबंदी लगानी है, सरकार को अनाज अगर चाहिए सरकार को, जबरदस्ती उसे करनी है किसी फर्म के साथ, किसी कंपनी, किसी ग्रुप, किसी इंसान के साथ, तो वो उन पर करेगी जिन्होंने खुला अनाज स्टोर किया हुआ है। और मुझे तो मेरी समझ में मुझे इतना ही आता है कि अपने देश में खुला अनाज वो लोग स्टोर करते हैं जो किसान हैं, अपने घरों में टंकियों के अंदर भर के रखते हैं। वो पैकेट्स में बंद करके, कट्टों में बंद करके नहीं रखते हैं, क्योंकि वहां खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वो उसको सुखाकर और टंकियों में भरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर देश में कभी हार्ड टेक्नोलॉजी की मदद से बाढ़ आ जाती है या सूखा आ जाता है, तो आपके घरों का अनाज सरकार जब्त कर सकती है। ये बाकायदा कानून में लिखी हुई बातों का मतलब है। अब आप इसका क्या मतलब निकालते हैं, ये आपकी महानता पर डिपेंड करता है, आपकी समझ पर डिपेंड करता है, आप किसके सपोर्टर हैं इस बात पर डिपेंड करता है। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं सरकारों का गुलाम नहीं हूं, और क्योंकि मुझे ये मालूम है कि इंसानों की बात करेंगे तो आपको सरकारों की खिलाफत करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ये लोग गुलाम बन करके हमारे आदेशों का पालन करते रहें, जो कि कुछ लोगों के लिए संभव नहीं होता, जिनमें से हम भी शामिल हैं। तो यही कारण था कि हम इसमें बाद में बोल रहे हैं। दूसरा एक और कानून इसके बाद अगला आ जाता है। ये सिर्फ एक ही पेज का कानून है। पहले पेज पर इसका नाम लिखा है, अगले पेज पर ये 2 धाराएं लिखी हैं, वैली और दूसरी, और तीसरे पेज पे तो बस वो सिग्नेचर वगैरह एंड ऑल, ये बस इतना सा ही है। तो इसमें पहले पे कुछ नहीं है, इसमें इतना सा ही लिखा था कि भाई तुमने स्टॉक कर लिया तो तुम्हारे घर से उठा लेंगे हम लोग, और कंपनी को नहीं कुछ कह सकते। और अगर मान लो मैं जो बात बता रहा था कि मान लो 2 लाख मीट्रिक टन हमारे भारत के अंदर अनाज पड़ा हुआ है, पैदावार हुई, उसकी सारे की खरीदारी अंबानी जी ने कर ली, और एफसीआई के पहले से ही आ गए हैं आदेश और निर्देश और उनके सिफारिशें कि एफसीआई अब आगे से नहीं खरीदेगी, एफसीआई के लिए अंबानी खरीदेगा और वही मालिक इस हिसाब से काम करेगा। तो क्या हुआ कि अब उसकी एक्सपोर्ट की, मान लो चाइना ने युद्ध का ऐलान कर दिया भारत के साथ, और भारत के पास 2 लाख मीट्रिक टन अनाज पड़ा हुआ है, और भारत के पास 2 साल का अनाज पड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया, पूरे भारत को, पूरे देश के लोगों को 2 साल तक वो खाना खिला सकती है सरकार, अगर हमारे पास पैदावार नहीं भी हुई तो भी, कोई फसल नहीं हुई तो भी। लेकिन अगर चाइना ही हमको 2 लाख मीट्रिक टन अनाज के लिए इंपोर्ट का आदेश, ऑर्डर जारी कर दे कि उन कंपनियों को, मतलब जिन्होंने स्टोर किया हुआ है, तो सरकार उस ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकती। ये इस कानून में बकायदा लिखा हुआ है। तो दिस इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द मिलेनियम, या आप ये कह सकते हो। बट एनी हाउ, आप उस पर अपने विचार दे सकते हैं कि ये एक पहला पॉइंट था। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट। मैं इसमें मेन बात आऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करने लगेंगे। अगले वाले में तो टोटल पेज भी कई सारे हैं, 8 पेज का है ये। इस बिल का नाम है, इस कानून का नाम है, अब ये कानून बन चुका है, अभी बिल नहीं रहा,
द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। इस बिल के जो सबसे बड़ा पंगा है इस बिल का, वो ये है कि ये बिल बना था सितंबर 27, 2020 में, और इस बिल के अंदर पेज नंबर 2 के ऊपर सेकंड उसके चैप्टर 1 की पहले धारा में, पहले जो इसकी धारा 1 है उसके दूसरे कॉलम में, दूसरी पॉइंट में ये लिखा है सब सेक्शन में, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन द 5th डे ऑफ जून 2020। यानी कि इसका जो सबसे बड़ा इसकी बनाने के पीछे का पंगा मुझे समझ में नहीं आया। ये कह रहा है कि ये कानून जो कि 27 सितंबर को ऑर्डिनेंस के जरिए लाकर के पास किया गया जबरदस्ती और महामारी का बहाना लेकर के, उस बिल को इफेक्ट में 5 जून से माना जाए। यानी कानून के बनने के 3 महीने पहले, बल्कि 4 महीने पहले के करीब, 3.25 महीने पहले से लागू माना जाए। यानी उस वक्त की कोई डील फंसी हुई होगी किसी की, तो मेरे ख्याल से अब वो निकल भी गई होगी, क्योंकि वो तब तो अब ये कानून फोर्स में चल रहे थे उस वक्त। सुप्रीम कोर्ट की ने जब तक इनको होल्ड पे किया था उससे पहले तो चल ही रहे थे, तो वो डील तो क्लियर कर दी होगी जिसके लिए बनाया था। वो तो अब ये हटा देंगे, अपडेट हटा सकते हैं कि भाई हम भाई अगर 27 सितंबर से कहोगे, तुम अगले साल से 2021 से कहोगे 22 से कर दें, क्योंकि वो जो काम करना था वो इसने कर दिया। दूसरी चीज, इस कानून की जो मूल आत्मा जो पहले इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, इसमें इस पे भी हमको ऑब्जेक्शन है, इसमें भी हमको डाउट है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इस बिल का मकसद क्या है। एन एक्ट टू, और आगे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं जहां से शुरू कर रहा हूं वो देखिए, टू प्रमोट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड बैरियर फ्री इंटर स्टेट, यहां से पढ़ रहा हूं मैं इसको, यहां से चौथे लाइन से, जहां पे टू प्रमोट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस आउटसाइड द फिजिकल प्रेमिसेस ऑफ द मार्केट्स। समझ रहे हैं? जो और डीम्ड मार्केट नोटिफाइड अंडर द वेरियस स्टेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट लेजिस्लेशंस। यानी अगर किसी राज्य के अंदर एपीएमसी है, अगर किसी राज्य में मंडियां हैं, तो उन मंडियों से बाहर इस तरह की व्यवस्था बनाने का यह प्रोविजन है। इसका जो कारण दिया था सरकारों ने इसके अंदर कि भाई बहुत सारे बड़ा मंडियों में बड़ा भ्रष्टाचार है और मंडी के ठीक से काम नहीं होते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर वो कारण है तो वो तो दूर किए जा सकते हैं। किसी की जिम्मेदारी लगा दो। भाई सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में फर्क क्या है? प्राइवेट बैंक में जिम्मेदारी तय होती है और जिसकी जिम्मेदारी तय होती है उसे जवाब देना पड़ता है। तो अगर सरकार का मुखिया इतना सक्षम, इतना समझदार और इतना इंटेलिजेंट हो, तो वो जिम्मेदारी तय करके और ये तय कर सकता है कि अगर ये गलती होती है तो इसका ये जिम्मेदार होगा, तो चीजें ठीक हो जाएंगी सिंपली। तो चीजें ठीक करने वाला मिस्त्री बढ़िया मिस्त्री माना जाता है, ना कि छोटी सी कमी आने पर पूरे के पूरे स्पेयर पार्ट को बदल दो या पूरी गाड़ी को बदल दो। ऐसा मिस्त्री मुझे लगता है बड़ा खराब मिस्त्री माना जाएगा। और राजा तो, और जो संभाल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, तो अगर इस तरह का है कि वो कहे कि इस टेबल पे कि डीसी ठीक से काम नहीं कर रहा था तो प्राइवेट डीसी ले आओ, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये तो बेवकूफाना हरकत है। इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि आप बेवकूफ हो, आपसे संभाला नहीं जाता कुछ भी, आप सब कुछ बेच रहे हो ये कह करके प्राइवेट चीजें अच्छी होती हैं। प्राइवेट कैसे अच्छी होती है? पब्लिक की प्रॉपर्टी जितना फायदा होगा पब्लिक का होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी में जितना फायदा होगा प्राइवेट एक आदमी का होगा। तो आप सोचिए, एक आदमी का फायदा इंपॉर्टेंट है या ज्यादा लोगों के अंदर वो फायदा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप समझदार हैं, मैं आपको क्या कहूं। इसमें जो पॉइंट है जिसके अंदर फार्मर प्रोड्यूस किसको बोला है वो सारे के सारे हैं इसमें, इवन यहाँ तक कि जो डंगरों में को भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। लेकिन अभी आगे जो आएगा चैप्टर 2, अगर मैं कहूँ पेज नंबर 3 के ऊपर, इसमें एक प्रॉब्लम है जिसमें एक लाइन के ऊपर हमारे को एतराज है। पहली बात तो इसने ये कहा है कि हम इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो है वो अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी कि जैसे यूपी में अगर किसी चीज का दाम कम है और हरियाणा में ज्यादा है, अभी फिलहाल पीछे गेहूं के केस में ऐसा हुआ था
तो और धान के केस में भी हुआ था, पश्चिमी यूपी के अंदर भी कुछ लोग धान लगाते हैं गन्ने के साथ साथ। तो जब देखा कि हरियाणा की मंडियों में रेट ज़्यादा है और यूपी में कम है, यूपी में एपीएमसी नहीं है, तो क्या हुआ कि खट्टर का ये बयान था कि हम यूपी से कोई नहीं आने देंगे किसी को भी। तो वहीं पर इसकी धज्जियां उन्होंने खुद ही उड़ा दी थी कि भाई हम उनको नहीं आने देंगे, और बिकने पर रोक लगा दी थी, इधर से एंट्रियों पर रोक लगा दी थी। उस टाइम तक सुप्रीम कोर्ट ने इनको होल्ड भी नहीं किया था और किसानों का आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था, वो मैं बता रहा था। दूसरी चीज जो इसका सेक्शन 4 है, उसमें फर्स्ट पार्ट में एक चीज लिखी हुई है कि कोई भी आदमी इस ट्रेडिंग को शुरू कर सकता है, किसानों से माल ले सकता है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैन नंबर होना जरूरी है। तो पैन किसी आदमी का भी हो सकता है और पैन किसी कंपनी का भी हो सकता है, और कंपनी तो दिवालिया भी हो जाती हैं, और कंपनियां तो हजारों करोड़ रुपया लेके सरकार का भी भाग जाती हैं। आपने देखा होगा पीछे, आपने पूरा समझ रहे थे आप लोग किस तरह से 6 लाख करोड़ रुपया कंपनियों का भारत सरकार ने अपनी हफ्ता वसूली करके दे दिया। यानी कि जैसे माल्या ने ये बताया था कि मुझसे जो 250 करोड़ रुपया मोदी जी ने लिए थे, जेटली जी ने लेके गए थे मोदी जी के नाम से, और जैसे अभी नीरव मोदी ने बताया था कि मैंने तो बीजेपी को चंदा दिया था तब मुझे भगाया था, इन लोगों ने ही तो भगाया था, बीजेपी वालों ने ही तो। और उसके बाद से वो वापस आ गई टीम जो नीरव मोदी को लेने गई थी, जब अखबारों में टीवी में चलने लगा, और जब उसने बताया कि मेरे से तो पीएम केयर फंड में इसने जो अपना एनजीओ बनाया प्रधानमंत्री ने, इसने इसमें मेरे से हफ्ता वसूली करी है। और जो गृह मंत्री है उसका तो रिकॉर्ड भी है कि वो तड़ीपार भी रहा है, एक्सटॉर्शनिस्ट भी रहा है, वो तो लोगों को धमकाया भी करता था। जज लोया का एग्जाम्पल है, वो तो मरवा भी देता है, और अगर नहीं ढूंढ पाई उसकी रॉ तो क्या कर रही थी। मतलब समझो कि जब 3000 किलो, अब ये जो ड्रग्स पकड़ी गई वहां पे जो मुद्रा पोर्ट पे, जो अडानी का पोर्ट है, 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई। तो जो बच्चे अभी बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए ड्रग्स का इंतजाम इन्होंने कर दिया है। खुद अमित शाह इसका मतलब पार्टनर है उस ड्रग्स के धंधे में, क्योंकि उनका तो पुराना इतिहास है, तड़ीपार रहा ही है वैसे ही पहले भी। तो वो जो ड्रग्स का धंधा था उससे 1 महीना पहले 27,000 किलो भी आई थी। मतलब 2 लाख करोड़ के करीब की, 2 लाख करोड़ के करीब की ड्रग्स अपने देश में आ चुकी है, जो कि सरकार मंगवा रही है। बकायदा सरकार का गृह मंत्री उसका बराबर का हिस्सेदार है। रॉ इंटेलिजेंस, डोवाल, एनएसए, अजीत डोवाल क्या कर रहा है? समझदार है आप? क्या कर रहा है? वो सपोर्ट कर रहा है बकायदा कि वहां से दिल्ली तक कैसे लाई जाए, वहां से मुंबई कैसे लेके जाए, वो डोवाल ये काम कर रहा है। एनएसए खड़ा करता है, वहां बकायदा पुलिस प्रोटेक्शन देता है कि ये ट्रक निकलने देना है। 27,000 किलो, 27 टन ड्रग्स, समझिए आपके बच्चों की जिंदगियां। चलो अभी क्योंकि किसानों के इस बिल पे बात हो रही है तो इस पे बात करते हैं। एक चीज जो इसके अंदर है वो ये करी कि पहली बात तो इसी पे आपत्ति है कि आपका टारगेट है बाहर मंडियां एस्टैब्लिश करना, यानी आपने ये नहीं लिखा इसके अंदर कि हमें अंदर भी मदद करनी है इनको डेवलप करने में और बाहर भी। तो ये पहली गलती है। दूसरी जो इसके अंदर मिस्टेक है वो ये है कि आप सिर्फ पैन कार्ड से शुरू कर सकते हो, बाकी पेपर देने के लिए तो आधार कार्ड भी चाहिए, लेकिन यहां सिर्फ पैन कार्ड चल जाएगा। पेपर देने के लिए तो फैमिली की आईडी भी चाहिए, लेकिन यहां सिर्फ पैन कार्ड चलेगा। मतलब इट्स स्टूपिडिटी ना। और इवन वोट करने के लिए भी आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। वोट के साथ वो जोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के डाटा के साथ आधार कार्ड को नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब चीजों के साथ जोड़ेंगे। आपकी सर्वेलेंस जहां है वहां जोड़ देंगे, जहां इनकी सर्वेलेंस होती है, जहां ये पकड़े जाते हैं वहां नहीं जोड़ेंगे। चलिए दूसरा बात है, इसके अंदर एक 6 नंबर पे इसमें लिखा हुआ है, छठा जो इसका मतलब सेक्शन है, सेक्शन 6 में लिखा है, नो मार्केट फीस और सेस और लिवाई बाय वट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी स्टेट एपीएमसी एक्ट और एनी अदर स्टेट लॉ शैल बी लिव्ड ऑन एनी लिवाइड ऑन एनी फार्मर और ट्रेड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांसैक्शन प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स इन द शेड्यूल्ड फार्मर्स प्रोड्यूस इन ट्रेड एरिया। यानी कि अगर कोई मंडी के बाहर दुकान खोल के बैठा है और वो खरीद रहा है किसानों से फसल, तो उसके ऊपर जो मंडी में लगने वाले टैक्सेस हैं वो नहीं लगेंगे। जहां मार्केट फीस कहीं पे 12% है, कहीं 10% है, कहीं 14% है, उसमें से 4% किसान देता है जो मंडी फीस है, जो गांव से मंडी तक लाने वाली सड़कों को डेवलपमेंट पे यूज होता है, बाकी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है, वैट जाता है दूसरा और दूसरी जगह पे, यानी पूरे शहर के अंदर डेवलपमेंट के अलग अलग एरियाज के अंदर वो पैसा बंटता है।
तो वो जो पैसा है उसका जो फीस है, जो ऊपर वाली, जो किसान से ऊपर वाली, किसान को तो देना पड़ेगा, जो अपना 4% है वो तो देगा सरकार को, लेकिन जो ट्रेडर को देना पड़ता था, यानी जो खरीदने वाला था उसको जो देना पड़ता टैक्स, वो नहीं लगेगा और उसको वो मंडी फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। यानी कम से कम 4 से अगर 10% तक का फायदा, 12% तक का फायदा होता है तो ट्रेडर को करीब करीब 10% इसके अंदर फायदा सीधा सीधा दिया गया है कि आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ट्रेडर सीधे सीधे 10% कम रेट पे खरीद सकता है। यानी मंडी के अंदर अगर आप जाते हो और वहां 2000 रुपए प्रति क्विंटल रेट दे रहा है सरकार, मतलब एपीएमसी जो मंडी दे रही है किसान को, तो बाहर जो बैठा है उसका 10% हो गया लगभग 20 रुपए, तो वो आपको 2000 का 10% 200, यानी वो आपको 2200 के रेट पे आपकी जो फसल है वो खरीद सकता है। तो सोचो 2000 प्रति क्विंटल अंदर खरीद रहा है जो मंडी में आड़ती है, और बाहर जो बैठा है वो 2200 खरीद रहा है, तो किसान तो 2200 वाले के पास लालच में चला जाएगा, तो जो अंदर जो आड़ती है वो बर्बाद हो जाएगा। अब इस आड़ती के बर्बाद होने से अकेले हरियाणा में 6 लाख से ज्यादा आड़ती और उसके साथ काम करने वाले कामगार लोग हैं, वो सीधे सीधे बेरोजगार होते हैं और एपीएमसी टूटती है। अब उस मंडी में जो बैठा है आड़ती, उसका भी बिजनेस ठप होता है, उसकी वो कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर रहा था तो दूसरे बिजनेस भी ठप होते हैं। उसमें जो मजदूर था वो आके अपने वहां रह रहा था किराए पे, तो उस जगह की, उस शहर की और उस कस्बे की इकोनॉमी भी खत्म होती है। वो मजदूर अगर बर्बाद होता है तो चाय वाला जो वहां चाय की वो लगा के बैठा है वो भी बर्बाद होता है, जो दूध वाला दूध सप्लाई कर रहा है वो भी बर्बाद होता है, जो वहां और सामान बेच रहा है, बेकरी वाला है, मट्ठी बेच रहा है, कोई बिस्किट वाला बेच रहा है, कोई नमकीन बेच रहा है, कोई पान वाला है, कोई बीड़ी वाला है, कोई दारू वाला है, तो सबके धंधे ठप होते हैं बकायदा। यानी जो वहां किसान के साथ जुड़े हुए बाकी के धंधे हैं वो सारे के सारे पैरेलल में बर्बाद हो रहे हैं अगर एपीएमसी बर्बाद होती है तो। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके अंदर क्या है देखिएगा बड़ा गौर से कि सेक्शन 11 में ये तो अलग चीज है, लेकिन हाँ अब इसमें एक चीज और जो पॉइंट है कि अगर झगड़ा हो जाता है, मान लीजिए इसी के अंदर इन्होंने ये कहा है कि भाई अगर झगड़ा हो जाए, क्योंकि ट्रेड एक्ट था ना ये, जिसको हम लोग वो कह देते हैं ना आपस में कोई मंडी के बाहर या खरीदते टाइम या उस टाइम पे कोई गड़बड़ हो जाए तो उस टाइम पे क्या करना होता है, तो जो अगर पे करने वाला टाइम पे पे ना करे तो उसके कानून वो दिए हुए हैं। मुझे लगता है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पेज नंबर 7, पेज नंबर 7। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये मैं आपको ऊपर वाले ही 14, 15 और फिर उसके बाद 17 पॉइंट। 14th जो इसकी धारा है वो ये कहती है कि ये एपीएमसी इफेक्ट जो एक्ट है, ये वाला जो एक्ट है हमारा, ये एपीएमसी एक्ट के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ एक बारी, तो जो हिंदी में नहीं समझ, अंग्रेजी में नहीं समझेंगे वो मैं हिंदी में उसके लिए बता दूंगा। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any state APMC Act or any other law for time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law for the time being in force। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर आज से पहले, यानी कि जो सितंबर 2020 में, यानी कि 27 सितंबर 2020 नहीं सॉरी 5 जून से लागू हो गया है, यानी 5 जून में लागू हुआ है ये, उससे पहले या उसके बाद कहीं पर भी पूरे भारत के संविधान में कोई ऐसा कानून आता है जो इस कानून से अलग डिफाइन करता है किसी के अधिकारों को, तो ये कानून सबसे बड़ा माना जाएगा। यानी अगर कहीं क्या होता है कि जब कोई कोर्ट में केस लड़ा जाता है, कहीं पर भी केस लड़ा जाता है, तो वहां पर हम लोग वो देते हैं, दलील देते हैं कि जी फलाने केस में भी ऐसा होया था, वहां जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा केस बना तो बनाया, तो उससे पहले के सारे एग्जाम्पल खत्म और सिर्फ नए सिरे से यही सबसे बड़ा कानून माना जाएगा। ये भी सबसे ज्यादा खराब है। यानी अगर सिमिलर सिचुएशन आ जाए जहां पर
पहले किसान के फेवर में कोई बात आई होगी, तो यहां ऐसा जरूरी नहीं है कि किसान के फेवर में बात आए। यहां आप ये कह रहे हैं कि ये कानूनी सर्वोपरि है और इसके हिसाब से अगर कंपनी के फेवर में आती है तो कंपनी की तरफ जाएगी और अगर किसान के फेवर में आए तो किसान की। दूसरा, इसके अंदर 15वां नंबर है, 15th नंबर पे बड़ा खास ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां सेक्शन 15वां सेक्शन कहता है, इसमें इधर जो इसका मेन है, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट, यानी ये कह रहा है नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर द cognizance of which can be taken and disposed of by any authority empowered by or under this act or rule made thereafter। ये कह रहा है कि इसके रिलेटेड जितने भी, खेती से रिलेटेड जितने भी कानून बन गए हैं, इन कानूनों के दौरान अगर कोई केस आ जाए तो किसी भी सिविल कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी किसान की अपील को एंटरटेन करे। कि वो किसान अगर मान लो अनपढ़ किसान है या फिर कोई मेरे जैसा तैश में आके, गुस्से में आके कहे कि तेरे को कोर्ट में देख लूंगा, और वो कहे कि जो चीज मैं न्याय लेने के लिए कोर्ट के पास जाऊंगा, तो वहां कोर्ट को यह बताया हुआ है कि भैया तुम्हें अधिकार ही नहीं है किसी किसान की बात सुनने का। यानी जहां मोदी जी संसद में खड़े होकर ये कहते हैं कि 85 करोड़ किसान वो हैं जो 10वीं पास नहीं है, 85 करोड़ किसान वो हैं जो 2.5 एकड़ से कम की जमीन के मालिक हैं, वो किसान सीधे सीधे न्याय, जो कि नेचुरल जस्टिस है, जो प्राकृतिक न्याय है, जो देश का कानून है, वो उसको ही नहीं अटेन कर सकते। यानी वो कानून के दायरे से सीधे सीधे बाहर कर दिए, यानी कानून और संविधान से बाहर हैं आप। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है ये समझते हैं, क्योंकि अपीलेंट अथॉरिटी जो इस अगले कानून के अंदर दी हुई है वो एसडीएम और डीसी दिया हुआ है। थोड़े दिन पहले आपने एसडीएम को बोलते हुए सुना था कि मारो लट, फिर ये यहां तक तो सीएम तक भी बोल देता है, ये खट्टर ने भी बोला था कि भाई तुम मारो लट, लेकिन खट्टर तो आज तो बयान वापस ले लिया। यानी अगर मैं आज खट्टर को मां बहन की और गंदी गंदी गालियां दे दूं और मेरे ऊपर कोर्ट में केस हो जाए और मैं फिर कह दूं मैंने बयान वापस ले लिया, तो कोर्ट केस वापस ले लिया जाएगा क्या? खट्टर के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और यह होना चाहिए, और वो आपराधिक मुकदमा दर्ज हो रहा था, उसी से इसकी ऐसी तैसी हुई है, उसी से डर के इसने वापस बयान लिया है। और वहां तो मिश्रा तो मार ही रहा है लोगों को, सीधा सीधा गोली से मार दिया मिश्रा ने। तो उसके जो केंद्रीय मंत्री है, मोदी का खास मंत्री है, मोदी की औकात नहीं है बोलने की उसके खिलाफ। जब उसका विराट कोहली की उंगली पे चोट लग जाती है, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की रैली में एक किसान हादसे का शिकार हो जाता है, तब तो मोदी के आंसू रुकते नहीं है। और यहाँ 700 से ज्यादा किसान मर गए और केंद्रीय मंत्री ने उसके बेटे ने गोलियां भी मार दी और गाड़ी चढ़ा के मार दी, वहां तो उसको सांस भी नहीं आ रहा, एक संवेदना का एक शब्द नहीं निकल रहा, और ये तो खुद मारने की बात कहते हैं खट्टर। तो अगर डीसी एडीसी या खट्टर जैसे निकम्मे गंदे लोग अगर उस टाइम पे कुर्सी पे बैठे होंगे तो किसान की कौन सुनेगा? थोड़ी बहुत जो बची थी, थोड़ी बहुत देश के अंदर न्यायपालिका की इज्जत, वो जज लोया वाला केस करके और ये गोगोई को राज्यसभा में भेज के मिट्टी में मिला दिया। लेकिन फिर भी देश ये सोचता है कि संविधान तो बचा हुआ है, यानी किसान को मारना है तो संविधान ही खत्म करना पड़ेगा ना इन लोगों को तो। और ये तो इसी काम में लगे हुए हैं, सिंपली ये तो सीधे सीधे लगे हुए हैं। तो अभी जो संविधान से ही अधिकार ही ले लिया, उसका नागरिक अधिकार है कानून के सामने जाके अपना दुखड़ा रोने का, अगर उसके साथ न्याय नहीं हो रहा, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो। लेकिन ये कानून उसको कानून के सामने जाने से भी रोक रहा है, साथ में जजों को बोल रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है किसी का केस लेने की, जुरिस्डिक्शन को रोक रहा है, जुडिशरी को बोल रहा है कि तुम लोग नहीं हो इस लायक कि तुम इसको किसान को न्याय दे सको। ये कह रहा है जुडिशरी को, सीधा सीधा चैलेंज दे रहा है। ये कितना खतरनाक है सोचिए आप। ये आपको लगता है कि ये वहां एसडीएम के पास चले जाएंगे? सबसे भ्रष्ट
आज के टाइम पे अगर कोई आदमी है इस टाइम पे, तो वो वहां बैठे हुए अधिकारी हैं। और क्यों भ्रष्ट है? क्योंकि ऊपर केंद्र में बैठा हुआ आदमी भ्रष्ट है। अगर सरकार का आदमी, अगर सरकार में बैठे हुए आदमी ईमानदार हो, लोगों के लिए सवाल उठाने वाले हों, तो इनकी हिम्मत नहीं है किसी अफसर की जो किसी के साथ गलत कर दे। लेकिन ये जानबूझकर किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। एनी हाउ, आगे फिर बात करेंगे, पहले फिलहाल इस पे बात कर लें। तीसरा जो एक्ट है, ये जो दूसरा तीसरा जो भी है, मतलब अभी जो हमने 2 पढ़ लिए, तीसरा जो ये है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये एक्ट बेसिकली जिसको हम एग्रीमेंट वाला एक्ट बोलते हैं, वो एग्रीमेंट वाला एक्ट है। और इसमें बड़े बड़े खूबसूरत शब्दों में बड़ी लच्छेदार बातें करी गई हैं, लेकिन एक्चुअली लोचा क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। यानी कि क्या होता है कि जब हम ये कहते हैं, किसान कहता है मेरी किसान की जमीन चली जाएगी, और वहां पर वो टीवी चैनल पे बैठा हुआ या कहीं पे बहस में बैठा हुआ कोई बीजेपी का दलाल या बीजेपी का भेजा हुआ गुर्गा या गुंडा या पात्रा जैसा बेवकूफ कोई आदमी अगर पहुंचता है प्रवक्ता बन के, वो कहता है कि ये इसमें लिखा हुआ है कि जमीन नहीं ली जा सकती और उस पर कर्जा नहीं लिया जाता। अब मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं, जो इसमें बकायदा लिखी हुई है। मैं कोई अपने घर से नहीं बना रहा हूं, और आप लोग मुझसे पीडीएफ फॉर्मेट मांग सकते हैं, आपको भेज दूंगा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। आपको नंबर मेरे पास, आपके पास है ही है, गूगल भी सर्च करोगे वहां से मेरा नंबर आ जाएगा। 9518170000 है। आप इसको पीछे से करके सुन लीजिए दोबारा। वो नंबर आप मेरे को व्हाट्सएप ही कीजिएगा, प्लीज कॉल मत करिएगा। अभी भी 20 कॉल आ चुकी हैं उस फोन पे और डिस्टरबेंस होती है। तो दूसरा कोई काम कर रहे होते हैं, कहीं मीटिंग में होते हैं, पब्लिक मीटिंग में या रिसर्च पार्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो डिस्टरबेंस बहुत होती है। इसलिए आप प्लीज व्हाट्सएप ही किया करिए, नहीं तो ऐसा होगा अगर ज्यादा तंग हो जाएंगे। रात को 1 बजे एक बंदे ने कॉल कर लिया, मैंने बोला भाई कॉल क्यों करा है रात को? कह रहा जी आपके भाव वो सुन रहा था, वीडियो सुन रहा था, जोश आ गया, रात को ही फोन कर दिया। मैंने कहा जो टाइम नहीं देगा, कहता जब 2 बार कॉल करके काटा फोन, मैंने को वो साइलेंट पे कर लिया। अब मुझे वो फोन साइलेंट पे करना पड़ता है, किसी को इमरजेंसी भी कॉल करनी पड़ रही होगी ना, तो वो भी नहीं पता चलती फिर मेरे को। और उस चक्कर में मतलब कोई इमरजेंसी कॉल भी रह जाती है, बेटे की कॉल भी रह जाती है अब कॉल पिक करने में। तो जो जानते हैं मुझे लोग वो नहीं करते हैं, वो व्हाट्सएप ही करते हैं। उसके बाद मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ऐसा अभी तक तो मैंने बनाया हुआ है, पर एक लिमिट से ज़्यादा होने के बाद मेरी भी लिमिट ख़त्म हो जाएगी। तो ये समझिएगा और मेरी मजबूरी को समझिएगा। अगर मैं लेट हो जाऊँ मैसेज करने में, तो कोई ऐसा मैसेज जो वेट कर सकता है प्लीज़ वेट कर लीजिए। इमरजेंसी हो तो लिख दीजिए और फिर मैं आपकी कॉल आएगी तो मैसेज चेक कर लूँगा कि भाई इसने कुछ बोला हुआ है। वॉइस मैसेज भेज के छोड़ दीजिए, मैं अपने आप जवाब दूंगा आपको। तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे ये कानून मांग सकते हैं, और मैं जो एक एक बात बोल रहा हूं कहीं भी गलत हो तो यही मैसेज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने ये लाइन गलत बोली थी, और मैं उसका जवाब दूंगा, बकायदा जस्टिफिकेशन दूंगा। लेकिन बिना मतलब की वो बकवास नहीं जो बीजेपी वाले करते हैं, जो सरकार के नुमाइंदे, सरकार के एजेंट्स, जो सरकार के किराए के टट्टू करते हैं, वो नहीं चलेगा। मतलब बकायदा लॉजिकल बात करनी है, हम ये बात कर रहे हैं। और नहीं तो भाई क्या जरूरत पड़ी है, मतलब कोचिंग सेंटर जैसा धंधा छोड़ के और किसान आंदोलन में पागलों की तरह लगने की क्या जरूरत पड़ी थी? 10 महीने से हम लगे हुए हैं, और अब तो गेम और कुछ समझ आ रहा है। जो इस पनीर टीके का गेम, जो ये फर्जी महामारी का गेम, और जो ये पूरा कनेक्ट हो रहा है, ये आपको कनेक्ट करना है बेसिकली। मैं बोलता हूं तो उसी टाइम हो जाए। आपको अपने गांव में बुला के मैं आपको पूरी डिटेल में समझा सकता हूं, लेकिन यहां नहीं बोल सकता क्योंकि यहां मेरी वीडियो डिलीट हो जाती है। तो ये मैं आपको बताऊंगा जब ये वीडियो खत्म होने लगेगी, तो भी मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देके जाऊंगा कि किसानों के साथ साथ बाकी के सारे तबके भी बर्बाद होंगे, ये तय है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि खेती कर रहा है कोई बंदा, अगर किसान खेती कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं होगा तो अपने बच्चों के लिए जूते कहां से लाएगा, वो कपड़े कहां से सिलवाएगा। अगर पैसा ज्यादा होगा तो वो ब्रांडेड खोल लेगा तो आपका स्टोर पे आएगा, नहीं होगा तो गांव के दर्जी को फिर उस तरह से जाना पड़ेगा। अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो बाइक कैसे खरीदेगा, पेट्रोल डीजल कहां से डलवाएगा, दूसरे इक्विपमेंट, चश्मा, कुर्सी, मेज, सोफा और ईंट, बजरी, पत्थर, कुछ नया बनाने का या कुछ ऐसी चीज। यानी कि अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा किसान के पास, जो कि ऑब्वियसली 80 करोड़ लोग हैं किसान, और 60 से 70% के बीच कितना 63 है कि 67 है, इतने प्रतिशत लोग तो सिर्फ और सिर्फ खेती पर जिंदा हैं। यानी इन लोगों की तो मौत के फरमान है ये तीनों कानून। तो आपका कस्टमर कहां चला जाएगा? आपका कस्टमर
कौन होगा? और वो कैसे बचोगे आप? मान लीजिए आप दुकान कर रखी है आपने किराने की, तो आपके किराने की दुकान के बराबर में एक अंबानी का स्टोर आ जाता है, जो कि एक खट्टर ने खोले हैं अभी, हर एक स्टोर। वहां पे वो ये कहता है कि आप 47 रुपए किलो चीनी बेच रहे हो, और वो कह देते कि 40 रुपए के हिसाब से दूंगा, 5 किलो खरीद लो। तो सीधा सीधा 35 रुपए का फायदा हो रहा है। तो गांव का आदमी किसके पास जाएगा? उनके पास जाएगा। उनके पास तो 2 लाख करोड़ रुपए का लोन माफी हो चुका है उनका। तो उनको तो अगर एक दिन में 1000 करोड़ का भी अगर नुकसान होता है, तो आपकी दुकान को ठप करने के लिए वो तो तैयार हैं। यानी कि गांव के जो दूसरे जो और जो तबके हैं, जो बाकी की और दुकानें हैं, चाहे कुछ भी हो, आप बता दीजिए कौन से सेक्टर में नहीं है अंबानी? अमेजन में उसने वो किया हुआ है, फ्लिपकार्ट में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, और अमेजन में किया हुआ है। अगर अमेजन और फ्लिपकार्ट में किया हुआ है, तो इसका मतलब हर सेक्टर में किया हुआ है भाई। अब तो खाने की चीजों में भी आ गया, स्विगी के साथ भी उसका कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि आप ढाबे वाले हो तो भी आपको अटैक कर रहा है बिल गेट्स और अंबानी। अगर आप अमेजन से सामान मंगवाने के शौकीन हो, तो वहां पर आपके पड़ोस के जो दुकानदार हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक भी बर्बाद होएगा, लोहार भी बर्बाद होएगा, दुकानदार, सुनार, सब कुछ बर्बाद होगा। सिर्फ बड़े जो जमींदार हैं वो बचेंगे। बड़े जमींदार, जो पहले प्रथा थी ना, जैसे अमेरिका के अंदर, तो आप 300 साल पहले की तो बात है भाई, 1760 के आसपास, 1740 के आसपास तो वहां गुलामी प्रथा थी। बकायदा गुलामों को जंजीरों में बांधकर बेचा जाता था। मैं कोई 1000 साल पहले की बात थोड़ी ना बोल रहा हूं। भारत में भी अगर गांव में एक जमींदार है, तो बाकी पूरा का पूरा जो गांव है वो रोटी रोटी पे काम करता था भाई। तो रोटी रोटी पे काम करने वाला टाइम आने वाला है आपके लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई भी काम करते हो, आपने अगर जमींदारों के साथ, अगर आप किसानों के साथ नहीं खड़े हुए, तो आपकी दुकानें भी नहीं बचेंगी, आपकी ईएमआईज भी नहीं बचेंगी, बैंक तो डूबने ही वाले हैं। तो पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब मालिकाना हक खत्म होने वाला है, क्योंकि महामारी के दौरान सरकारों को एक्स्ट्रा पावर मिली हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा पावर छिन जाए और आपकी पावर हो, और आप बोले तो सरकारें सुने, तो आपको यह महामारी का ड्रामा बंद कराना पड़ेगा। गुलामी का प्रतीक है जो मुंह ढक के रखते हो, यह बंद कराना पड़ेगा। खुलेआम विरोध करना होगा। इसमें पुलिस वाले आपको अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों तक जेल में नहीं रख सकते। जब बलात्कार के आरोपियों को इनको बाहर करना पड़ रहा है, जब मर्डरर्स को इनको बाहर करना पड़ रहा है, कि जिनकी सजाएं पूरी भी नहीं हुई है, जिनके 6-6 साल बचे, उनको भी जब इनको बाहर करना पड़ रहा है कि महामारी के आड़ में, तो ये आपको कब तक रखेंगे? और भाई ये नौकरी करने वाले लोग जो हैं, ये तो एक आधे % से भी ज्यादा कम है। मतलब आप ज्यादा हो, हम ज्यादा हैं, ईमानदार, अच्छे, बढ़िया, समझदार लोग ज्यादा हैं। ये गधे मूर्ख जो हम पर राज करना चाहते हैं, ये कम हैं। तो जिस दिन हमें ये पता चल गया कि हम पार्टीबाजी छोड़ दें, हम जातवाद छोड़ दें, हम धर्मवाद छोड़ दें, हम अमीर गरीब ये क्या मतलब कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे क्या होते हैं, छोड़ दें, और इकट्ठे आकर के अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन इन आंदोलन में दे दें, तो इनकी क्या औकात है ये हमारे ऊपर चढ़ जाए? अभी ये किसानों की संख्या को देख करके कोई वहां बीमारी नहीं आती है दिल्ली के अंदर। अभी लाखों लोग रोज की रोज ये साबित करने पे लगे पड़े कि ये प्रोपेगेंडा है प्योर। तो आप इसको समझिए कि आपकी संख्या बल क्या है। तो ये मत समझिएगा कि आप किसान नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है तो आप बच जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे ओबीसीज के बारे में कुछ बात चलती है जब हम बैठते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल जात पात और इस धर्म में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। तो मैं तो इंसान को भगवान मानता हूं। कोई भी इंसान, इवन जीव मात्र कोई भी है, मैं उसी के अंदर भगवान को देखता हूं। तो मैं जब वहां बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि बीजेपी ने अपना जाल फैलाया हुआ है और वो ओबीसीज को अटैक किया हुआ है। तो ओबीसीज वाले जो लोग हैं, और खास तौर पे ये तबका है जो आप मेरी फेसबुक और उस पर कमेंट का आप देख लीजिए क्या सरनेम है मतलब उनके। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को ये कहा हुआ है कि अब हम इन किसानों की जमीन छीन के आपको देने वाले हैं। जैसे मायावती ने यूपी में चुनाव से पहले कहा था ना, वही खेल वो खेलने वाले हैं। इसी तरह से गांव के अंदर ये कह रखा है कि अब इनकी अकड़ जाने वाली है। हरियाणा में अगर हम बोलते हैं तो हम जैसे वो ये कह देते हैं कि भाई यहाँ तो ना पहले जिनके सीएम बनते थे ना, अब उनका सीएम नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं खट्टर का कि ये तो पंजाबी है। ऐसा नहीं है। आप सही कानून बनाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कोई नहीं दे के जाता। भाई इतना ही तो सत्यानाश इस टाइम पे ओम प्रकाश चौटाला कर रहा है, क्योंकि वो भी मास्क लगा के रखता है।
इतना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा करता है, वो भी ऐसे ही कर रहा है, राहुल गांधी भी यही कर रहा है, अरविंद केजरीवाल भी यही खेल खेल रहा है। तो हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं? हमारे तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो उनके उस एजेंडे को ही बढ़ा रहे हैं जो लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाला एजेंडा है। तो हम लोगों के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा ना भाई। इसलिए हम आपके लिए बोल रहे हैं, आप हमारे लिए बोलिए, चाहे आप किसी कौम के हो, किसी धर्म के हो, कोई भी काम करते हो, अगर हम आपस में बर्बाद होएंगे, क्योंकि आपके पड़ोसी अगर दुकानदार बर्बाद होएगा तो आपसे सामान लेने के लिए कौन आएगा? सीधी सी बात है। मैं किसान की बात नहीं कर रहा हूं, किसान का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70% के करीब लोग हैं जो सीधे सीधे किसानी के करीब हैं, किसानी से निर्भर करते हैं। तो इसलिए इस बात को समझिए आप। जो मैं अगली बात बता रहा था वो ये थी कि भाई अभी हमारे पास ये एक्ट, जिसका मैं बात कहीं और चली गई, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। तो इसके अंदर भी मैं सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। ये भी टोटल इसके अंदर पेजेस हैं, इसमें भी 8 पेजेस हैं, हाँ 8 ही पेजेस हैं। 8 पेजेस के इसमें से आप अगर चले जाएंगे और फार्मिंग एग्रीमेंट के अंदर, मैं इसमें बड़े जो लुभावनी चीज़ें हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, ऐसी बात नहीं है। और जो ये बोलते हैं, सिर्फ इसमें इतना बात बोलते हैं कि एग्रीमेंट, पहली बात तो ये है कि इसके पक्ष में जो बात है वो ये है कि भाई एग्रीमेंट तो दोनों पार्टियों के सहमति से ही बनेगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती कोई आके आपके ऊपर एग्रीमेंट कर देगा, किसान को कहेगा कि मैंने तेरी जमीन पे ये लगाना है, तुझे लगाना ही पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि किसान चाहे तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अब अगर मंडी टूट चुकी है, एमएसपी का कोई कानून नहीं है, और आलू का जो रेट है वो मान लो बाहर मंडी में बिक रहा है, जब आलू हम लगाते हैं या प्याज लगाते हैं, अभी टमाटर के साथ जो हुआ, रमेश पंघाल जो कि उन्नतशील किसान भी हैं और उनके आसपास उन्होंने तोशाम के एरिया में टमाटर लगाना भी सिखाया लोगों को, इरिगेशन के नई तकनीक लेकर के आए और उन्होंने वहाँ के लोगों को समझाया भी, और खुद मुख्यमंत्री के जो सलाहकार लोग हैं वो आकर के उनसे पूछते हैं कि कैसे क्या करें। तो जब उनको लगता है कि रेट यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा उसकी कीमत से कम मिलेगा, तो उन्होंने अब की बार तो अपने टमाटर खेतों में ही ऐसे डाल करके उनके ऊपर हैरो चला दी, उनको कल्टीवेट कर दिया, तो नुकसान ज़्यादा होता है। तो जब ये किसान देखता है कि यार मेरा आलू तो 3 रुपये किलो बिकता है, 4 रुपये किलो, और कोई कंपनी वाला आदमी आकर के कहता है कि मैं तुमको 7 रुपये किलो दूंगा या 10 रुपये किलो दूंगा, तुम हमें दे दो, चिप्स की कंपनी वाला कोई आदमी आता है तो वो 7 रुपये किलो लेने की बात करता है, तो किसान उससे बीज ले लेता है, क्योंकि बीज वही देता है। कॉन्ट्रैक्ट में ये बाकायदा लिखा होता है कि उसके अंदर ये कोशिश भी यही रहती है, क्योंकि बिल गेट का जो गेम प्लान है, जो बीज के ऊपर उसने वो किया हुआ है, पेटेंट करवाए हुए हैं बीजों को, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बनाए हुए हैं, उसमें उन्होंने बड़े साफ साफ बोला हुआ है कि भाई बीज हम देंगे आपको, वही वाले बीज बोने हैं और उस इतना पानी देना, इस तरह से वो सारे वो बताते हैं। तो किसान अपने खेत उसको दे देता है लगाने के लिए। अब जब कंपनी देखती है कि उसकी ज़रूरत जितनी है उससे तो कई गुना ज़्यादा पैदावार हो गई, तो फिर कंपनी क्या करती है, उसमें से ये कह देती है मैं तो इतना बड़ा आलू लेंगे हम, तो एक क्या करेंगे कि एक कड़ा लगा दिया था, जैसे अभी ये हुआ था गुजरात के किसानों के साथ, ऐसा हुआ था। तो ये पेप्सिको कंपनी जो कि ये बनाती है, लेज वगैरह बनाती है, इस कंपनी का जो मेन मास्टर कंपनी है वो पेप्सिको है, और गुजरात के किसानों ने वो केस लड़ा था अदालत में और वो जीत गए थे। इसीलिए फिर ये देखा कि अंबानी साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि यार पेप्सिको को तो हर्जाना देना पड़ा था, तो हम लोगों को भी देना पड़ेगा, तो हम नए कानून, मोदी तो अपने हाथ के हैं, उनके ऊपर तो कंधे पे जब मर्जी हाथ रख लें, वो तो प्रधानमंत्री की तरह बिहेव ही नहीं करते, वो तो हमारे पालतू की तरह बिहेव करते हैं। तो सॉरी गलत लग गया होगा, भाजपा वालों को गलत लग सकता है, उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ। खट्टर साहब भी तो अपने बयान वापस ले लेते हैं, मैं वापस ले लेता हूँ अपना बयान। तो क्या हुआ कि वो उसमें क्या किया, उन्होंने कड़ा ले आए, वो उन्होंने कहा कि इस कड़े में से पूरा जो आलू फिट उगता है वो हम लेंगे, छोटा भी नहीं लेंगे, बड़ा भी नहीं लेंगे। और उससे उनको जितना, क्योंकि एवरेज देख लिया उन्होंने कि हमें इतना आलू चाहिए था, वो परफेक्ट आलू लेके चलते बने। बाकी का आलू, बाकी का भाई तुमसे 7 रुपये बजाया, हमने 14 रुपये बजाया, मान लो अब 3 रुपये किलो लेंगे, देना तो दो, नहीं तो देना तो ना दो। तो किसान सोचता है कि चल यार दे, जो मर्जी है, क्या फर्क पड़ता है, हमने वैसे भी तो फेंकना ही पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल। बाद में फिर कुछ जो जागरूक लोग थे वो उठे, निकले, उन्होंने मुकदमा लड़ा और फिर वो जीते वहाँ से। तो पहले तो पेस्टिसाइड डालकर, अच्छा फिर ऐसा ही हुआ, पहले एक और था कि उन्होंने कहा कि अफीम की खेती करो,
अफीम की खेती करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब किसान को लगता है कि यार ये तो ज़मीन मेरी मान लो साल का उसको 50,000 रुपया एकड़, 50,000 एक एकड़ जो है 50,000 की इनकम देती है। और अगर आपको कोई कहने के लिए भाई मैं तुझे दूंगा इस एकड़ इस ज़मीन का तुझे 1 लाख रुपया दूंगा और तू जो मैं कह रहा हूँ वो बो दे, और वो बो देता है और बाद में वो ज़मीन बंजर हो जाती है, तो किसान तो गया। इसी एक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि परमानेंट अगर प्रेमिसेस बना देते हो, हालांकि इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको प्रेमिसेस तोड़ के और वापस वैसी ज़मीन बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर वो 20 साल के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट था या 5 साल के लिए था या 2 साल के लिए था और उस दौरान उस ज़मीन की उर्वरक शक्ति जब खत्म हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो उर्वरकता वापस कैसे लेकर के आओगे, इसके लिए इस प्रोविजन के अंदर कुछ भी नहीं होता। इसलिए कानून हमेशा पूरी डिटेल में बनाए जाते हैं कि ये होगा तो क्या होगा, कच्ची बिल्डिंग बनाई थी तो क्या होगा, पक्की बनाई थी तो क्या होगा, पक्की का एग्रीमेंट 5 साल का था तो क्या होगा, उसमें इतनी उर्वरकता चली जाती है तो कैसे होता है, 20 साल का होगा तो कैसे होगा। ऐसा कोई प्रोविजन उसने नहीं दिया हुआ, सिंपल ये दिया हुआ भाई तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं बड़ी जो खतरनाक भी हैं और बढ़िया भी हैं। वो बढ़िया ये है, जो बीजेपी वालों के लिए बढ़िया ये है कि इन्होंने ये कहा है कि भाई कोई भी मतलब जो लैंड है वो मतलब अगर एग्रीमेंट के दौरान किसान की लैंड नहीं जाएगी, फार्मिंग एग्रीमेंट जो होगा उसके अंदर उसकी ज़मीन कहीं नहीं जाएगी और ज़मीन के ऊपर हम लोग लोन नहीं देंगे। मतलब ये एक तरफ से ये बोल दिया कि किसी भी हालत में ज़मीन को, मैं वो वर्ड बता दूंगा, मैंने कहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसके ऊपर जिसके अंदर मुझे डाउट है और जिसके लिए मैं बोल रहा था वो ये था, अ फार्मिंग एग्रीमेंट में बी लिंक्ड, यानी ये धारा 8 में, सॉरी धारा 9A में, धारा 9 में है ये, धारा 9 लिखी हुई है, फार्मिंग एग्रीमेंट में बी लिंक्ड विद द इंश्योरेंस एंड द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट अंडर एनी स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि अगर लोन लेना है और इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा कुछ है, इंश्योरेंस करवाना है, तो लिंकेज ऑफ द फार्मिंग एग्रीमेंट विद द इंश्योरेंस क्रेडिट, इसमें लिंकेज दिया हुआ है। यानी कि क्रेडिट यानी ब्याज और इंश्योरेंस के केस में लैंड को लिंक किया जा सकता है। और ये मैंने कई जगह भाषणों में सुना है बीजेपी वालों के कि लैंड लिंक नहीं हो सकती, यहां बकायदा 9 नंबर सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर दूसरा जो सेक्शन नंबर 12 में है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को कैसे बनेगी और कौन होगी जो इन कानूनों की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और अगर चाहे तो, और वैसे करेगी जैसे स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सॉरी मैंने गलती बोल दिया, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी जैसा वो चाहती है, ये उसके ऊपर छोड़ दिया रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इस एग्रीमेंट का, यानी कि ऑब्वियसली वो एसडीएम कोर्ट में होगा या कहां पे होगा। अब 13 नंबर इसके अंदर जो वो है सेक्शन है, कंसीलिएशन बोर्ड फॉर द डिस्प्यूट सेटलमेंट, यानी पंचायत के दौरान होगा। पहले वो कह रहे हैं कि हाँ, ये लाइन आगे जो मैं कह रहा था ना, बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, ये लिखी है 14 नंबर सेक्शन के सेकंड सब सेक्शन में पार्ट 1, 2 और 3 रोमन में लिखे हुए हैं, ये बातें लिखी हुई हैं। यहां बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें किसानों को जो पेमेंट मिलेगी वो फार्मर को वो स्पॉन्सर फेल्स टू मेक द पेमेंट, अगर नहीं दे पाया तो 1.5 गुना तक पेमेंट देनी पड़ेगी, अगर रिकवरी होगी तो वो कॉस्ट से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि जो दुकानदार है, यानी कि जो मतलब इन द सेंस कि जो प्राइवेट जो प्लेयर है, वो प्लेयर को अगर किसान को देनी पड़ेगी तो किसान उतनी देगा जितनी उसकी लागत लगी है, और कंपनी वालों को 1.5 गुना तक देनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी लगी मुझे इसके अंदर ना, बड़ा अच्छा लगा कि अगर मान लो कोई बाढ़ आ जाए या कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं था, तो उस केस में उसके ऊपर, किसान के ऊपर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी बात में इसमें जो थी बहुत बढ़िया, हाँ ये थी जो जिसके लिए बोलते हैं वो लोग, 15 नंबर सेक्शन, मैं इसी को ढूंढ रहा था।
इसमें लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 14 नो एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू इन द परसुएंस ऑफ द ऑर्डर पास्ड अंडर दैट सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द फार्मर। इसका मतलब कि अगर सेक्शन 14 में जो बातें लिखी हुई हैं, यानी जो ये वाला एग्रीमेंट अगर टूट जाने के केस में कि बाढ़ आ गई और उस टाइम पे नुकसान हो गया कंपनी को, उस टाइम पर नो एक्शन फॉर रिकवरी ड्यूज अगेंस्ट द फार्मर लैंड, कि फार्मर लैंड के अगेंस्ट रिकवरी नहीं होगी। यानी कि बाढ़ आ गई और कोई नुकसान हो गया कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसके अंदर लिखा हुआ कि भाई जिसमें किसी का बस नहीं है, ना कंपनी का ना फार्मर का, उस केस में फार्मर की जो रिकवरी होगी, फार्मर को जो पैसा देना पड़ेगा उसमें लैंड बेच के नहीं देना पड़ेगा। ये लाइन लिखी हुई है और इस लाइन को वो प्रोटेक्ट करते हैं, इस लाइन को प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि देखो इसमें लिखा हुआ है नो एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज अगेंस्ट फार्म लैंड, लेकिन इसी के अगर थोड़ा सा आप नीचे चले जाएंगे तो मैं आपको सॉरी नीचे नहीं, इसके पहले वाले पेज पे चले जाएंगे, यानी ये पेज नंबर 7 था जहां पे मैं बोल रहा था 15 नंबर सेक्शन, इसी में नीचे आएंगे आप इधर सेक्शन नंबर 7 में लिखा हुआ है द अमाउंट पेएबल अंडर एनी ऑर्डर पास्ड बाय द सब डिविजनल अथॉरिटी और द अपीलेंट अथॉरिटी एज द केस में बी रिकवर्ड एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसके अंतर्गत आप फोर्स कर सकते हैं। ये सेक्शन नंबर 7 इसमें बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अगर जो अपीलेंट अथॉरिटी करती है, यानी कि अब मैंने आपको 2 जगह बोला है, एक जगह उन्होंने ये बोला है कि लैंड रिकवरी नहीं होगी, कौन से वाली पेमेंट की, ये जो पेमेंट 14 नंबर में ये लिखी हुई है। 14 नंबर कौन सी है, जब फार्मिंग एग्रीमेंट डिस्प्यूट इज इन द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड डिफॉल्ट बाय द फार्मर इज ड्यू टू फोर्स मेजर मतलब फोर्स मेजर, भाई बाढ़, अकाल, सूखा, भूकंप, इस तरह से कुछ हो जाए, देन नो ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट शैल बी पास्ड अगेंस्ट द फार्मर। यहां के लिए ये लाइन बोली है उन्होंने, लेकिन अगर फार्मर और उसके अंदर कंपनी के अंदर डिस्प्यूट हो जाता है, कंपनी के बीच डिस्प्यूट हो जाता है, उस केस में गेम समझिए आप। सबसे पहली बात, एक पंचायत होगी, उसमें अपनी मर्जी के हम लोग ले आएंगे, किसान ले आएगा और कंपनी ले आएगी, 4 लोग बैठेंगे, 5 लोग बैठेंगे, 6 लोग, जितने मर्जी लोग बैठेंगे, वो बैठ करके डिसाइड करेंगे कि कितने लोग भाई ये बात है, ये पंगा है, ये एग्रीमेंट हुआ था, ये हो गया, अब हम क्या करें। तो पंचायत ने डिसीजन दे दिया भाई ऐसा करना है। अब 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो, तो किसान भी कर सकता है और कंपनी भी कर सकती है। मान लो फैसला चला गया किसान के हाथ में, किसान के हक में, तो कंपनी कर देगी। अगर कंपनी के हक में चला गया तो किसान करेगा। जब तक वो अपील करेगा तब तक लैंड पे कुछ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली बात है ना भाई, अभी तक तो मामला डिस्प्यूट चल रहा है, मामला गड़बड़ चल रही है, तो उस जमीन पे कुछ नहीं हो पा रहा। महीने भर तक अब वो एसडीएम के पास जा सकता है, कोर्ट में नहीं जा सकता, एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम अपनी एक कमेटी बनाएगा और उस कमेटी में निर्धारित करेगा कि ये लोग होंगे और ये इसमें नहीं होंगे, ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। तो 2 आदमी होंगे कंपनी के, 2 आदमी होंगे किसान के, 2 आदमी होंगे सरकार के। अब सोचिए कि जो भ्रष्ट अधिकारी है या कंपनी के पास तो लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, वो तो ऐसे ऐसे अधिकारियों को पेरोल पे रख सकती है। ऑब्वियसली जब जिस कंपनी ने प्रधानमंत्री को पेरोल पे रखा हुआ है, अडानी तो अपने जहाज देता है ना उसको, चुनावों के 2019 के अंदर जो उसके जहाज का खर्चा है प्रधानमंत्री के, वो अडानी ने तो दिया था। तो मतलब पेरोल पे है वो, बकायदा सारे के सारे डिसीजन इन्हीं के हिसाब से ले रहा है। तो मैं प्रधानमंत्री गलत बोल गया, नरेंद्र मोदी को दिया हुआ था। प्रधानमंत्री पोस्ट होती है, मैं पोस्ट के खिलाफ नहीं हूं, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, जैसे खट्टर साहब ले लेते हैं। तो यहां पर जो बात आती है वो ये आती है कि भाई आप अपीलेंट अथॉरिटी जो एसडीएम है उसके वो 4 आदमी तो एसडीएम के हो गए, मतलब कंपनी के हो गए 4 आदमी तो, और 2 किसान के हो गए। तो डिसीजन आप सोच सकते हैं कि कहां से होगा। दूसरी बात जो बड़ी है, एसडीएम कानून का जानकार नहीं होता, या आप इसको ऐसे कह सकते हो, जरूरी नहीं है कि एसडीएम जो है वो किसान कानून का जानकार हो। तो जो आदमी कानून का जानकार नहीं है, जो आदमी न्याय करना ही नहीं जानता, वो न्याय कैसे करेगा, ये दूसरा सवाल है। आप बताइए,
जिसको न्याय करना ही, जिसको स्पेशलिटी नहीं है न्याय करने की, वो कैसे कर सकता है? तो एसडीएम तो एक भ्रष्ट अधिकारी भी हो सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा सारे एसडीएम भ्रष्ट हैं, लेकिन जो अब तो पता है अपने को 1 करोड़ का 2 करोड़ का रेट है एसडीएम का पास करने का। ये जो खट्टर ने तो बड़ा व्यापम भी ले आए, वो मध्य प्रदेश में जैसे था कि आप पेपर पास करने के लिए पैसे दे दो, आप पेपर आपके घर पहुंच जाता है, आप कीज आपको मिल जाएंगी हर एक पोस्ट के लिए, सारी पोस्ट। अब ये क्या करता है खट्टर, ये बताता है कि भाई वो नीचे वाले बिके हुए हैं, स्कूल का मालिक गिरफ्तार हो जाएगा, सेंटर का मालिक गिरफ्तार हो जाएगा। सेंटर के मालिक की सेटिंग किसके साथ होती है? सरकारी ही लोगों के साथ तो होती है भाई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वो कौन था अफसर जिसने ये पेपर लीक करे, ये नहीं कभी पता चलेगा। कोई चपड़ासी कभी इसका शिकार हो जाएगा। अब मान लो जहां बिहार में दाल भात पे पूरा दिन काम करने को तैयार हो जाते हैं और मिश्रा जी के बेटे ने किसानों को मार दिया है, लेकिन बिहार के किसी ऐसे आदमी को जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, ये भूखमरी क्यों खतरनाक है ये बता रहा हूं मैं आपको। ये भूखमरी क्यों खतरनाक होती है, गरीबी क्यों खतरनाक होती है। तो अगर कोई नशेड़ी है मान लो और वो ये कह दे, और उस नशेड़ी से घर वाले भी परेशान है, या फिर वो सही ठीक ठाक आदमी है, मैं कमा नहीं रहा हूं, मैं अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहा हूं टाइम पे, और मुझे ये कह दिया जाए कि तुम अपने सर पे इल्जाम ले लो और तुम जब तक जेल में रहोगे 50,000 रुपया महीना तुम्हारे घर पहुंचते रहेंगे, एक मुश्त ये 5 लाख रुपए मिल गए या 2 लाख रुपए मिल गए। मंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं, 50,000 रुपये महीना किसी को भी बगार डाल सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आपने देखा भी है तो है ना, कत्ल के इल्जाम तक लेने वाले लोग मिल जाते हैं, ड्राइवर मिल जाता है कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया, असली ड्राइवर बच जाता है, मालिक मान देता है मान लो। सलमान खान ने तो एग्जाम्पल सेट किया है भाई कि कोई था ही नहीं, ड्राइवर ही नहीं आज तक साबित हुआ। तो सलमान खान ने तो बकायदा ये साबित करके दिया है कि अदालत में प्रूव नहीं हो सकता, और आप ड्राइवर दे सकते हैं आप कि ये ड्राइवर था, वो बोलेगा मैं था, दिखने में मेरे जैसा। अभी तो टीवी चैनल ने तो ये चला भी दिया कि दिखने में उसके जैसा था, मिश्रा के जैसा, मिश्रा के बेटे जैसा। तो ये बड़े आराम से पॉसिबल है कि आपको ऐसा आदमी मिल जाए जो 50,000 रुपये महीना में आपके कत्ल का इल्जाम अपने सर ले ले और वो जेल में बैठा रहे, उधर से घर वालों को पैसे मिलते रहें, तो उधर से माली हालत भी सुधर जाएगी। मिश्रा जी का बेटा बाहर रही तब तक करोड़ों कमा के उसमें से लाखों उसको दे रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बड़ा पॉसिबल है। और अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं, जजों के भी भ्रष्ट होने के हालांकि पहले एग्जाम्पल हुए हैं, गोगोई इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और जज लोया जैसा जो जज है, जैसे शाहरुद्दीन मर्डर केस था, वो था तो एनकाउंटर वाला केस जिसमें एनकाउंटर था, और उसमें सीधा सीधा उस वक्त हुआ था जिस टाइम पे गृह मंत्री, जो इस टाइम हमारा गृह मंत्री है देश का, देश के कानून को जो संभाल रहा है, वो आदमी उस वक्त गुजरात का कानून संभालता था। उससे पहले गुजरात में तड़ीपार था वो, फिर बाद में जब तड़ीपार नहीं रहा तो उसको गृह मंत्री बनाया मोदी जी ने, और उसके बाद फिर शहाबुद्दीन का जो मर्डर था वो किया, उसको एनकाउंटर बताया। और उस केस में जज लोया सुनवाई कर रहे थे, और जब जज लोया सुनवाई कर रहे थे तो उस टाइम पे जज लोया बिल्कुल स्ट्रांग, पता था कि इसमें गृह मंत्री फंसेगा, जो कानून थे गायब हो गए। तो गायब हो गए, बाद में वो संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हो गई। आज तक अजीत डोवाल की कोई भी एजेंसी ये पता नहीं लगा पाई कि उसका हुआ क्या था। अब जजों के सामने भी एग्जाम्पल है कि बताओ भैया तुमको क्या चाहिए, तुम्हें लोया बनना है कि तुम्हें गोगोई बनना है। गोगोई साहब का भी ऐसे ही हुआ था, वो एक लड़की ने उसके ऊपर आरोप लगाया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई, तो अब बता दिया अमित शाह ने, बताओ भाई राज्यसभा जाना है कि राम मंदिर का मुकदमा हमारे फेवर में करना है, क्योंकि हमें तो हिंदू मुसलमान करना है। अब वो लड़की भी नहीं कही है, कोई आरोप नहीं है, अब बिल्कुल सब मस्त है, वो हो गया, सब सेटल हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो जुडिशरी की जो इज्जत को साख में को मिट्टी में मिलाना है, ये कोई षड्यंत्र है या फिर ये ऐसे रूटीन का काम है? ये एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी है ताकि देश के लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठे, वो होपलेस हो जाएं, वो उम्मीद से अपना नाता तोड़ लें और ये कहें कि यार जब कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई बचा ही नहीं आ रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, आंदोलन खत्म हो जाए, अंदर का आंदोलन कौन करते हैं? आंदोलित लोग, आशावान लोग, उम्मीद वाले लोग। हम उम्मीद की पैरवी कर रहे हैं
कि ये गलत हो रहा है, हम बोल रहे हैं, आप भी बोलिए। अगर सिर्फ मैं बोलता रहा और मुझे इन लोगों ने मार दिया तो आपने चुप नहीं रहना, नहीं तो कल को आपका नंबर है। और गुलाम बनकर कब तक रहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि गुलाम बनकर ज्यादा दिनों तक जिंदा रहा जा सकता है, वो मरे बराबर ही है। तो इससे बढ़िया बोल बोल के मर लो यार। अपने बच्चों को नशे की गरत में जाने से तो रोक लो। आंदोलित करते रहेंगे, अगर आंदोलित रहेंगे, अगर आंदोलन करते रहेंगे, नशा नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर आंदोलित नहीं रहेंगे, अगर डिप्रेशन में चले जाएंगे, बेरोजगारी की फीलिंग लेते रहेंगे, अनपढ़ता की फीलिंग लेते रहेंगे, आशा छोड़ देंगे, उम्मीद टूट जाएगी, तो नशा पक्का है। तो अपने बच्चों को नशे से भी बचाना है। आने वाले टाइम में हम रोजगार के लिए भी इंतजाम कर लेंगे। बैठ के जिस दिन बात करते हैं समस्याओं की, जब हमें समस्या पता चल जाती है तो इलाज भी किया जा सकता है। लेकिन आज मौजूदा हालत में किसान भी बचाना है। ये जितने इन्होंने गैर कानूनी कानून लागू किया ये भी बचाने हैं, ये भी वापस कराने हैं। ये जो खेती के कानूनों के साथ साथ ये जो फर्जी महामारी लेकर के आए हैं, इसको भी सिंपल सीजनल फ्लू बनाना है। ये जो जबरदस्ती हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके हम लोगों को ट्रांस ह्यूमन बना रहे हैं, ट्रांस ह्यूमन पे बनाऊंगा वीडियो में। आप लोगों का आपकी बॉडी पे अधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि जो आपकी बॉडी में डाला जा रहा है इसका पेटेंट करवाया हुआ है बिल गेट्स ने। तो आपकी बॉडी आपकी नहीं रहेगी जिसने अपनी बॉडी में अंदर ये डालवा दिया। तो ध्यान रखिएगा, आपकी बॉडी आने वाले टाइम में स्कैन हो सकती है। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। लेकिन भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। भारत के लोगों को अगर आज जाग गए तो इनकी औकात नहीं है कि ये हमें गुलाम बना लें। लेकिन अगर हम ऐसे ही चुप रहे, हम अधिकारियों के सामने नहीं बोले, अगर खड़ा होकर बिल्कुल विरोध नहीं किया, अगर टाइम खराब होने के डर से हम चुप रहे, अगर हम इनके खिलाफ हमने बिल्कुल आंख में आंख डाल के सवाल नहीं किया कि लॉजिक तो बताओ, ऐसे थोड़ी ना बिना जबरदस्ती। आपको भी तो समझ आ रहा होगा कि लॉजिक नहीं है। मतलब वो आप मुंह ढक रहे हो किस वजह, मतलब पुलिस वाले से डर के लग रहे हैं। काहे को पुलिस वाले से डर के? बीमारी से डर के लगाओ तो जायज बनता है, लेकिन कोई नहीं डर रहा बीमारी से, क्योंकि सबको पता है कि सब फर्जीवाड़ा है। बाकी फिर मेरी ऑडियो डिलीट हो जाएगी, मैं ज्यादा बोलूंगा तो इस पर नहीं बोलता, लेकिन इसलिए ये बता रहा था। अब इसी के अंदर ये मैं अभी पॉइंट आता है कि एसडीएम के पास अगर आपकी बात नहीं बनती है तो फिर डीसी के पास जाना पड़ेगा आपको, और सॉरी कलेक्टर या फिर एडीसी। एडीसी इसके अंदर फिर अपीलेंट अथॉरिटी है, फाइनल अपीलेंट अथॉरिटी। उसके आगे आपके पास कोई सुनवाई का कोई रास्ता नहीं बचता है, और एक महीने का इसमें ड्यूरेशन है। यानी अगर आपके इस पूरे प्रोसेस में 3 महीने खराब हो जाते हैं और आपकी जमीन भी कुछ नहीं बीजा है, तो अगले सीजन का भी सत्यानाश, और पिछले सीजन का तो कर्जा किसान दे ही नहीं पाएगा। लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर आपसे वसूली की जा सकती है। सेक्शन 7 लैंड रेवेन्यू एक्ट का मतलब यह है कि आपकी जमीन की कुर्की हो सकती है, आपके ट्रैक्टर की कुर्की हो सकती है, आपका टिलर, आपकी ट्रॉली, आपका मेज, कुर्सी, टीवी, फ्रिज, एसी, कुछ भी है, लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर आपसे वसूली की जा सकती है। आपके कपड़े तक उतरवाए जा सकते हैं। जैसे हरिश्चंद्र को बोला गया था कि जो कपड़े रख के चला जा, जो एग्जाम्पल है वो यही एग्जाम्पल्स हैं कि ये लैंड रेवेन्यू एक्ट आपके लिए बना हुआ है। इसलिए गौर फरमाइए, अपने बच्चों को बचाइए। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट उनके लिए भी है जो मैं बोल रहा हूं अभी कि आंदोलन करिए। और ये एक और आंदोलन आया हुआ है, क्षतिपूर्ति कानून हरियाणा के अंदर, कि अगर आंदोलन में कुछ टूट फूट रहा है तो आपके ऊपर जो मुकदमे हो रहे हैं किसानों के ऊपर, ये सारे मुकदमों की वसूली उस आदमी से करवाई जाएगी जो उकसा रहा है। जैसे मैं उकसा रहा हूं ना, मेरे ऊपर की जाएगी, मेरी लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर मेरा सब कुछ बेच दिया जाएगा। मेरे पास तो है ही नहीं, बैंक अकाउंट में भी कुछ नहीं है, मेरे कोई प्रॉपर्टी नहीं, गाड़ी है एक मेरे नाम पे, वो ले जाएंगे कि आप 5, 7, 10, 20 लाख रुपए दिए। तो ये खेल जो है ये चल रहा है। इसलिए मैंने 2014 में ये आया था, मैं 13 से इसकी एक्टिविटी देख रहा था कि इसको 2012-11 से ट्रेंड करना शुरू किया था उन लोगों ने। और ये देख रहे थे कि यार फासिस्ट कौन है यहाँ देश के अंदर, भारत के अंदर, उस आदमी को बनाया जाए, उसको हीरो बनाया जाए। और फिर सोशल मीडिया का नया नया जमाना था, लोगों को समझ में आता नहीं था कि सारा खेल प्लान्ड है। मैं समझता था। और जब इसने शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी बनाई थी और आपा ने तो बैंक यूज करना बंद कर दिया था, इसलिए ना इनके पास मेरे खिलाफ कोई इनकम टैक्स का कुछ है कि भाई मैं कमाता ही नहीं हूँ। भाई मेरे को तो, मैं तो अपना रोटी के बदले काम करता हूँ, पहले खर्चा करता हूँ,
जिसका काम कर देता हूँ उससे उसी को पैसे दिलवा देता हूँ जिससे जिससे खर्चा किया था, उधार नहीं चलता अपना सब कुछ। तो इसलिए इनके पास मेरे खिलाफ कोई कागज नहीं है, इसलिए हम डरते नहीं हैं। हाँ, मरने से डर लगता था, अब लगता है कि गुलामी से तो मरना ही बेटर है। हम कम से कम ये तो कहेंगे, आप लोग ये तो कहोगे मेरे बच्चे को किसके बाप ने हमारे लिए बोलते हुए जान दी थी, तो इसलिए मरना ज़्यादा बेटर लगता है बजाय इसके कि गुलाम होकर रहे। हम बोलने से नहीं हटेंगे, हम तो नहीं हटेंगे भाई, आप बोलिए ना बोलिए, आई डोंट केयर, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि जिसको पता चल जाता है, जिसको मालूम है कि ये फर्जीवाड़ा है, वो बोले। आपका फ़र्ज़ है बोलना। आप अपनी ज़मीन अपने बच्चों के नाम कर दो, आप अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दो, अगर नौकरी लगे हुए तो किसी को तैयार कर दो जो बोलने लग जाए, जो गरीब है, बेरोजगार है, जो समझदार है, वो आ जाए अपने गांव को बचाने के लिए, अपने पड़ोस को बचाने के लिए। क्योंकि पावर का डेलीगेशन, पावर को डेलीगेट करना बड़ा जरूरी है, पावर को डिसेंट्रलाइज करना बड़ा जरूरी है। गांव में, मोहल्ले में क्या होना है मोहल्ला डिसाइड करे, गांव के लेवल पे क्या होना है गांव डिसाइड करे। ये नहीं कि वो वहां बैठा हुआ, दिल्ली में बैठा हुआ या करनाल में बैठा हुआ या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा, नहीं, गांव के आदमी तय करेंगे। इसीलिए एक बहुत दो बड़ी चीजें, दो संस्थाएं बहुत शानदार थी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और ग्राम सभा। इनको बचाइए, इनका फायदा उठाइए और अपने अपने कानून अपने हिसाब से बनवाइए, नहीं तो ये लोग ऐसे थोपते रहेंगे कुछ भी। तो इसके लिए हम जागरूकता अभियान भी चलाएंगे, कैसे आप अपने एसएमसी के थ्रू अपने स्कूल बचाएं। अभी अभी अपने चिट्ठियां लिख के कलेक्टर को दे के आओ कि हमारा स्कूल नहीं बिकना चाहिए, नहीं तो बिक रहे हैं। फरीदाबाद में, गुड़गांव में, शहरों के अंदर जिन स्कूलों में जनसंख्या थोड़ी थी उनको मर्ज करके अब उनकी बिल्डिंगें बेच रहे हैं करोड़ों रुपए में। तो उसको बचाइए, आप उन जमीनों के लिए लड़ाई लड़िए। चलो वो भी लड़ेंगे, एक आंदोलन बड़ा वेट कर रहा है। तो आप अपने गांव में बच्चों को, यूथ को ट्रेंड करने के लिए, एजुकेट करने के लिए बुला सकते हैं, सेशंस लगा सकते हैं, रात को भी पढ़ा देंगे हम। 2 घंटे की, 5 घंटे की क्लास लगती है, वो क्लास किसी के पास कोई हॉल है, कोई वहां पे बैठ के हम पढ़ा देंगे, उनको बता देंगे, समझा देंगे, कागज दे देंगे, ताकि वो अपने गांव को जागरूक कर सके, अपने गांव को समझा सकें। तो इसी काम में हम लोग लगातार लगे भी हुए हैं पिछले 10 महीने से कि आप जागिए, आप जागिए, आप जागिए, आप बोलिए। और आपको बोल के क्या करना है, क्या बोलना क्या है, कैसे बोलना है, किसके सामने बोलना है। अभी दिल्ली में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए वो करा हुआ ना कि 16 तारीख से तुम लोगों को छुट्टी पे भेजा जाएगा। गारंटी है ये वापस लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ फरमान जारी करके लोगों को डरा रहे हैं। तो जितने डर के लगा ले, एक बार बॉडी में चला जाए आपकी बॉडी फिर आपकी रहेगी नहीं। इनका टारगेट ही है, इसलिए बचिए। 16 हम लोग कोर्ट केस कर रहे हैं, लपेट रहे हैं इन लोगों को। अभी डायरेक्टर को भी हम लोग कोर्ट केस करेंगे। अवेकन इंडिया मूवमेंट में विकास दीवान ने बहुत जोर लगाया हुआ है इसके ऊपर, तो वो नीलेश ओझा बहुत जोर लगा रहे हैं। अभी योहान टिंगरा कितना एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। कपिल बजाज कितना बता रहे हैं आपको। PHFI का भी पूरा खेल, PPP मॉडल का पूरा खेल, इसके थ्रू आपको ट्रांस ह्यूमन बनाया जा रहा है, इसका पूरा खेल, ये समझिए। और बीजों को, बीज के ऊपर भी इन लोगों ने अपने पेटेंट करवाए हुए हैं। तो आने वाले टाइम में आपको बांझ बीज मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक बीज आपको बचाने जरूरी हैं, वरना सब खेती वेती सब इनकी जागीर बन जाएगी। तो इससे बचाना बहुत जरूरी है आप लोगों को और आपकी जमीनों को। और यही इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये अपीलेंट अथॉरिटी है, इसके अंदर सबसे बड़ी जो गलत चीजें हैं वो यही है इस कानून के अंदर कि 80-85 करोड़ लोगों को आपने नेचुरल जस्टिस से अलग रखा है। वो कानून में जाकर के अपनी मांग नहीं रख सकते। और जिस अधिकारी को आपने न्याय करने का अधिकार दिया है उसको न्याय की पढ़ाई पता हो, ये जरूरी नहीं है। तीसरा, आपकी कुर्की, आपकी जमीनें बिक करके आपको वो जुर्माने अदा करने पड़ेंगे जो उन्होंने लगा दिए। साथ के साथ आपने ये भी लगाया है कि किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर, इसी के अंदर चौथा है कि अगर मान लो ये साबित भी हो जाता है कि ADC बिका हुआ है या ये साबित हो जाता है कि SDM बिका हुआ है, तो सेक्शन 18 के अंदर ये लिखा हुआ है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन ऑफ द अदर लीगल प्रोसीजर्स प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या SDM अथॉरिटी या अपीलेंट अथॉरिटी या एनीवन या any other person for the anything which is in the good faith done or intended to be done under the provision of the act and any rule made thereafter। मतलब ये सेक्शन 18 बोल रहा है कि सरकार के नुमाइंदे, सरकार के आदमी, अपीलेंट अथॉरिटी, किसी के ऊपर भी आप कोई सूट, कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पंचायती थे। ये न्यू कह रहे हैं कि वो डिसीजन लेने वाले नहीं थे, वो पंचायती थे। इधर ये कह रहे हैं लेकिन साथ में डिसीजन लेने का अधिकार उनको दे रहे हैं, मर्जी उनकी चलेगी। व्हाट अ ग्रेट डील, कमाल नहीं है? और ये कुत्ते हरामजादे बोल रहे हैं
कि क्या काला है इन कानूनों में है? इनसे पूछो यो क्या है? ये अंबानी के गुलाम ने जो कानून बना रखे हैं ये क्या है? ये साफ साफ नहीं बता रहे कितने कितने घटिया और नीच कानून बना रखे हैं। ये 85 करोड़ लोगों की मौत के फरमान है, और इन 85 करोड़ लोगों की मौत के बाद बाकी के 15 जो बाकी के कितने बच गए 50 करोड़ लोग, वो अपने आप गुलाम हो जाएंगे इन 2-5% लोगों के। तो आप ये समझ लो कि सारे के सारे देश की बर्बादी का फरमान है ये कानून। और इससे पहले जो CAA और NRC आई थी वो भी इसी के वो हैं, हम जैसे लोगों के लिए वो जेलें बनाई है, इन्होंने आड़ ले रखी है उनकी। अभी कश्मीर के अंदर लोगों की मौत हो गई, 3 लोग मरे हैं, सिख भी मरा, वहां हिंदू भी मरा, वहां मुसलमान भी मरा। लेकिन ये इनको यूपी के चुनाव में बकवास करनी है, इन सुअर के बच्चों को तो ये सारे के सारे बकवास करते हैं कि भाई उनके लिए कुछ नहीं बोलते। अरे अगर किसी देश में किसी प्रदेश में कहीं कोई किसी को मार देता है, अभी सरेआम हत्या हुई थी रोहतक के अंदर, ये किसने करी थी? जो यूपी में मारे हैं ये मिश्रा जी ने मारे हैं, मिश्रा जी ने, हिंदू ने, सिख मारे हैं। हम क्या मतलब हर अपराधी को उसका टैग लगाएंगे कि ये कौन सी जात और कौन से धर्म का है? अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को सजा देने का काम कानून का है। पुलिस को प्रेशराइज करिए कि उसको गिरफ्तार करे, कानून को इतना तेज बनाइए कि महीने भीतर उसको सजा हो जाए। ये काम है राजा का, ना कि अपने गुंडे पाल करके किराए के टट्टुओं से देश के अंदर अराजकता फैलाने का। और धर्म के नाम पर और ये कबाड़ नहीं चलने देंगे, और आप भी मत चलने दीजिए। जो आदमी आपके ग्रुप्स के अंदर क्या कह रहा था गृह मंत्री अमित शाह कि हमारे पास 80 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है, जब चाहे अफवाह फैला सकते हैं। अभी क्या गंद चल रहा होगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सोच लीजिए आप क्या चल रहा है। जो आदमी ऐसे धर्म और जात के नाम पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कबाड़ फैलता है, उस आदमी को ब्लॉक करिए अपनी जिंदगी से और उससे निकालिए उसको बाहर की। ये नहीं चलेगा, उसको ग्रुप से निकालिए, उसको अपनी जिंदगी से निकालिए। उसकी जिंदगी से मैं कोई मतलब, क्योंकि वो आदमी नहीं, वो दरिंदे हैं, वो वैशी दरिंदे हैं जिनकी रोटी उनको तब अच्छी लगती है जब 5-4 लाशें गिर जाती हैं। आपको प्रेशर है, और कसूर सरकार का होता है, प्रशासन का होता है, न्यायपालिका का होता है कि अगर अपराध नहीं रुक रहे हैं तो इन लोगों का काम है सवाल इनसे पूछने हैं, ना कि उस आदमी की जात से पूछने हैं, उस आदमी के धर्म से पूछने हैं जिसने वो अपराध किया है। अपराधी की ना कोई जात होती ना कोई धर्म होता, मरने वाले की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो इंसान होता है। इंसान मरा है, इंसान ने मारा है, तो इंसान को सजा होनी चाहिए, और उसके लिए इंसान कानून बनाए और उसके लिए प्रशासन दुरुस्त करे, उसके लिए व्यवस्था दुरुस्त